हेलो हेलो हेलो। क्या आवाज क्लियर है सभी को? क्या आवाज क्लियर है? देखिएगा अभी जरा मुझे बताइए सभी। और आज का टॉपिक बच्चे मैं उपसर्ग ले रहा हूँ। क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? देखिए आज सभी सीटेट वाले बच्चे सुनिए। हम सीटेट की कई व्याकरण के हिस्से पढ़ चुके हैं, लेकिन दो तीन टॉपिक और बाकी है। जैसे उपसर्ग पूछता है, प्रत्यय पूछता है, और एक अलंकार भी पूछता है। तो आज उपसर्ग से मिल लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। देखिएगा कितना। शुरू करते हैं। क्लियर है? हाँ आ रही है, चलिए। अब आवाज आ रही है? जरा क्लियर करें जल्दी से, ऐसे करके बताइए आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है सर, चलिए ओके शुरू करें। तो देखिए उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं तो बस एक बात जान लीजिए। एक हमारी हिंदी में उपसर्ग होता है, और एक हमारी हिंदी में होता है प्रत्यय। मैं कोशिश करूंगा आज उपसर्ग करा दूं आपको। मैं कोशिश करूंगा आज उपसर्ग करा दूं। उपसर्ग प्रत्यय को बस इतना जान लीजिए। अगर मैं आपके सामने एक शब्द दूं देश, एक शब्द दूं देश, और मैं इसके आगे एक वर्ड जोड़ दूं प्र, और फिर बना दूं प्रदेश, तो आपको एग्जाम में ये पूछेगा क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मीनिंगफुल वर्ड के आगे लगकर नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हमारी हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग कैसे पहचानोगे? देखिए लास्ट में से, अंत में से मीनिंगफुल वर्ड देश निकल जाएगा, तो इसके आगे प्र लगा है, यह है उपसर्ग प्र। कभी तुमसे पूछा जाए अति शीघ्र, अति शीघ्र, तो देखिए अंत में से शीघ्र अर्थवान शब्द निकल जाएगा। तो आगे उपसर्ग है या नहीं है? ये आगे उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है। तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगा होता है, लगा होता है, और वही एग्जाम में आता है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहे कि भाई ये शब्द है देश, और इसके पीछे अगर ज लगा दो, तो किसी मूल शब्द के जो पीछे लगता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग किसी अर्थवान शब्द के उपसर्ग आगे जुड़ा होगा, प्रत्यय पीछे, ये सबको पता होता है। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं मानव, मानव, और पीछे जोड़ दूं ता, तो क्या बन जाएगा? मानवता। इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है। तो एक बात फाइनल है, एक बात फाइनल है, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे वो उपसर्ग, और जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे वो कहते हैं प्रत्यय। तो चलिए शुरू करता हूं। और आज आप देखेंगे कितने बच्चे करेंगे। थोड़ा रैपिड फायर करूंगा और एक टेस्ट लूंगा। सुनिए, तो मैं पहले उपसर्ग की परिभाषा लिख रहा हूँ, शुरू कर रहा हूं मैं। इतना तो अंदाजा है, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, हमारी हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगा होगा, ठीक है? चेक करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। उपसर्ग। कभी उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाए, बस अपने कमेंट देते जाइएगा। जो दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो वो बताते चले जाइएगा। ठीक है बच्चे? जो भी दिक्कत हो तो बताते जाइएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो कमेंट तुम्हारे दिख नहीं रहे थोड़े से। कोई नहीं कोई नहीं, चलें शुरू करें। तो पहले मैं अर्थ लिख रहा हूँ। परिभाषा किसकी? उपसर्ग की। सुनिए, जो शब्दांश, उपसर्ग शब्द नहीं होते, किसी शब्द में जुड़े लगे हुए अंश होते हैं, जो आगे लगे होते हैं अंश, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द, मूल शब्द का मतलब है अर्थवान शब्द जिनका अर्थ होता है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द, मूल माने ओरिजिनल शब्द, मूल शब्द के आगे, आगे लगकर, लगकर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उन्हें हमारी हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। जैसे एक दो शब्द बताऊं मैं आपको। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं, एक शब्द है, अ, एक शब्द है, चलिए ये लिख देता हूं, बल। एक अर्थवान शब्द है बल, लेकिन इस बल में मैं प्र लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? प्रबल। प्रबल। तो क्या तुम्हें ये पूछेगा क्या इसमें उपसर्ग है? तो इसमें ये उपसर्ग है। उपसर्ग आगे जुड़े होते हैं किसी मूल शब्द के। अगर फिर मैं दूं बल,
और अगर आगे लगा दूं स, तो क्या हो जाएगा? सबल। इसमें भी उपसर्ग स है। अगर मैं बल में एक शब्द और जोड़ दूं निर, तो क्या हो जाएगा? निर्बल। निर्बल आ जाएगा, निर्बल। तो इस तरह से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बल में मैं उत जोड़ दूं तो शब्द हो जाएगा उन्मुख। उन्बल, सॉरी, बल तो नहीं, लेकिन कई सारे शब्द हैं बल, तो ये समझ में आ गई, ये नहीं, ये रखिए। लेकिन देखिए एक छोटी सी शब्द सुन लीजिए। अगर मैं प्रति, प्रति में दिन में प्रति जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। आपको ये बताना इसमें उपसर्ग प्रति है या नहीं है। लेकिन कभी कभी एक शब्द में अगर मैं प्रति जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। लेकिन कभी कभी इतना ध्यान सुनिएगा कि कभी कभी प्रति साफ दिखाई देगा तुम्हें। जैसे दिन निकाल दूं, अगर मैं लिखूं प्रतिदिन, सुनिएगा भाई, जल्दबाजी में और जल्दी होता है। आप देखिए, अगर मैं प्रति दिन लिखूं तो दिन निकल गया, आगे प्रति उपसर्ग है। लेकिन अगर प्रत्येक में उपसर्ग पूछूं तो कई बार उपसर्ग साफ दिखता है प्रति, लेकिन कई बार मिक्स भी होगा, मिश्रित रूप में भी होगा। इसमें प्रत्येक लिखा है तो देखिए प्रति, इसमें उपसर्ग है, और ये एक अर्थवान शब्द नहीं है एक। तो आपको एक चीज समझनी है बच्चे, कभी कभी उपसर्ग साफ दिखता है, कभी कभी उपसर्ग मिश्रित भी नजर आएगा। अब तक गद्यांश नहीं बताया, कोई नहीं बेटा, गद्यांश मैंने एक बताया, पहले व्याकरण का पोर्शन कर लूं फिर गद्यांश पे ही आऊंगा मैं। फिर भी मैं आपको एक गद्यांश पढ़ा चुका हूं और ये समझा चुका हूं गद्यांश में कैसे करना है। गद्यांश कराऊंगा, पर गद्यांश के अंदर व्याकरण आती है, पहले व्याकरण खत्म की जाएगी, उसके बाद मैं पेडागोजी पे आऊंगा और पेडागोजी के साथ एक गद्यांश की कभी कभी क्लास लूंगा। पहले मैं, फिर भी मैं एक गद्यांश पढ़ा चुका हूँ। गद्यांश फिर भी आप कर लेंगे। सुनिए, शुरुआत कर रहा हूं। एक बात तो समझ में आ गई कि उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे जुड़े होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं करने जा रहा हूं। लेकिन उपसर्ग को पहचानने से पहले आपको कुछ नहीं आएगा, आपके सामने एक शब्द आएगा कि निर्बल, क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें उपसर्ग है। आपके सामने एक शब्द और आ सकता है कि अगर मैं कहूं अति शीघ्र, तो आपको ये पहचानना है, इसमें शीघ्र निकाल दूं तो इसमें अति उपसर्ग है, बस इसमें निर है, नी नहीं है, निर, क्योंकि बल निकलेगा तो नी और र है, इसमें निर उपसर्ग निकलेगा। और अगर मैं आपको लिखूं अत्यंत, तो बेटा इसमें भी अति उपसर्ग है और इसमें भी अति दिख रहा है। कभी कभी अति दिखेगा, कभी कभी मिश्रित रूप में भी होगा। तो ये कैसे पहचाने, आइए इसे देखें। तो जब भी उपसर्ग आप पढ़ने जाएं, उपसर्ग छांटने जाएं, तो हमारी हिंदी में उपसर्ग के प्रकार पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तभी उपसर्ग आएगा। उपसर्ग के प्रकार, मैं ये जानता हूं कि उपसर्ग छांट तो लोगे, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल प्रश्न होगा उपसर्ग छांटने, उपसर्ग आपको निकालना नहीं आएगा। तो उपसर्ग इसलिए नहीं निकालना आता क्योंकि उपसर्ग के प्रकार लोग नहीं पढ़ते। हमारी हिंदी में असली में उपसर्ग के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। जब उपसर्ग दिखते हैं वो 3 तरीके से दिखते हैं। तब कभी हमारी हिंदी में कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। सुनिएगा भी, उपसर्ग पढ़ने से पहले मैं बता दूं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं। हमारी हिंदी में कई सारे उपसर्ग संस्कृत भाषा से भी लिए गए, पर कुछ हमारी हिंदी के भी उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग भी हैं, और कुछ हमारे हिंदी में ही अरबी फारसी के उपसर्ग है। पद्यांश गद्यांश लूंगा, चिंता ना करें आप, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा उसे, गद्यांश करा दूंगा मैं हमारा। बस देखिए, कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग भी हैं। तो आप एक काम करोगे, आप उपसर्ग छांट तो लोगे, लेकिन आपको यह भी पता हो कि वो संस्कृत का उपसर्ग है, वो हिंदी का उपसर्ग है, या अरबी फारसी का उपसर्ग है। अरबी फारसी के उपसर्ग भी हैं हमारी हिंदी में। जैसे देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार का उपसर्ग दिखता है। आज मैं खाली उपसर्ग की बात करूंगा। एक काम करो, एक चीज और देखो। अगर मैं आपको सामने एक शब्द दूं, सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं आपको सकुशल, तो कितने बच्चे जानते हैं कुशल संस्कृत का शब्द है? या दूसरा मैं कहूं एक शब्द सु, सु कार्य, तो कितने बच्चे जानते हैं कार्य संस्कृत का शब्द है? अगर मुझसे पूछेंगे इसमें उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है सु, क्योंकि कार्य का अर्थवान शब्द है, पर ये जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है। अगर आप मुझसे पूछेंगे अनदेखा, एक शब्द दिया अनदेखा, तो देखा अर्थवान शब्द है, आगे जो लिखा है वो उपसर्ग है। पर अनदेखा, हिंदी के शब्दों में हिंदी का उपसर्ग जुड़ा होता है, संस्कृत के शब्दों में संस्कृत का उपसर्ग जुड़ा होता है। ये हिंदी का उपसर्ग है।
और अगर मैं कहूंगा बेगैरत या बेवफा, तो वफा जो है वो फारसी का या अरबी का शब्द है, और इसमें बे उपसर्ग जो है वो अरबी फारसी का है। तो इतनी बात आपको पहचाननी पड़ेगी कि कभी कभी उपसर्ग अगर निकालो तो तीन तरीके का उपसर्ग दिख सकता है आपको। कुछ संस्कृत के उपसर्ग हो सकते हैं, कुछ अरबी के, कुछ फारसी के। और याद रखिएगा, अगर उपसर्ग आप छांटो तो कई बच्चों का एक वहम होता है कि बहुत सारे उपसर्ग हैं हमारी हिंदी में, तो पर उपसर्ग हमारी हिंदी में कुछ ही है, निश्चित संख्याओं में है। जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि हमारी हिंदी में जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है, जो संस्कृत से लिए गए हैं, वो केवल 22 उपसर्ग हैं। और थोड़े बहुत जो मुश्किल से नजर आते हैं कभी कभी उपसर्ग, वो ये हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। हिंदी में हमारी, हिंदी में जैसे देखिए, मैं तुम्हें एक पीडीएफ दिखाऊं, मैं कुछ पीडीएफ लाया हूं, देखिए यहाँ। अगर मैं कहूं कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, जरा इधर देखिए, संस्कृत के हमारी हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, तो 22, कराने से पहले 22 उपसर्ग हैं। सुनिएगा, 22। और 22 ये रहे, जैसे मैं नाम पढ़ना चाहूं तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नीर, परा, ये सारे उपसर्ग हैं। मैं लिखूंगा अपने तरीके से, मुझे पीडीएफ से नहीं पढ़ाना आता, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। पर हिंदी के मुख्य रूप से तुम्हें 10 से ज्यादा नहीं पूछेगा, 10 उपसर्ग हिंदी के हैं। और कौन कौन से, देखिए, अ, अध, उन, औ, दू, निर, बिन, भर, कु, सु, ये मैं दिखा सकता हूं, ठीक है या नहीं है। ऐसे ही अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं हमारे यहाँ 19। मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं, ये ध्यान रखना। मैं इनमें से कुछ ही उपसर्ग बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट तुम्हें आएंगे। बात समझ में आई? तो शुरुआत कर रहा हूं मैं पहले उपसर्ग की, देख लेना, किसी को समझ में ना आए तो देखेंगे। और क्या सीखना है, शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके संस्कृत के उपसर्ग शुरू कर रहा हूं, और पढ़ा भी ऐसे ही जाता है बच्चे, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, देखिएगा। संस्कृत के उपसर्ग हमारी हिंदी में 22 हैं। और एग्जाम में अगर तुम्हारा पेपर आया, या तुम्हारा जो एग्जाम है सीटेट का उसमें आ जाए, ठीक है, पर किसी भी एग्जाम में आएगा ना, तो ज्यादातर संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी के उपसर्ग आसान होते हैं, साफ जुड़े होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कभी कभी आपको दे देगा अभ्यास, फिर पूछेगा इसमें उपसर्ग है, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। इसमें उपसर्ग है अभी। अगर मैं कहूं अभिमुख, तो तुम 2 मिनट में पहचान लोगे, अभी ये रहा, क्योंकि अर्थवान शब्द मुख है। लेकिन इसमें अभी कैसे निकालोगे? तो संस्कृत के उपसर्ग थोड़े मिश्रित आते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जबकि हिंदी और अरबी फारसी के उपसर्ग मिक्स नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो लिखने जा रहा हूं, और फिर मैं पूछूंगा। जब भी आप संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लोगे कौन कौन से होते हैं, तो उपसर्ग छांटना आसान है। और मैं लिख रहा हूं, देखिए, एक मैंने लिखा प्र, ध्यान से सुनना, प्र, मैं उपसर्ग यहां लिखूंगा। प्र जो है वो प अक्षर से शुरू हो रहा है। और देखिए, अगर मुझसे कहेंगे कोई प्रदेश, क्या इसमें प्र उपसर्ग है? तो संस्कृत का उपसर्ग होता है और प्र उपसर्ग माना गया है। लेकिन ये पा से शुरू हो रहा है, तो पा से रिलेटेड हमारी हिंदी में 4 ही उपसर्ग हैं, प्र, प्रति, परा, परी। अभी मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, परी। ये मैंने 4 उपसर्ग लिखे, प से रिलेटेड हमारी हिंदी में 4 ही उपसर्ग हैं। और टोटल कितने हैं? 22। मैं कुछ उपसर्ग और लिख रहा हूं। एक अक्षर होता है आ, क्या लिखा है? आ से रिलेटेड भी हमारी हिंदी में कई उपसर्ग हैं, अ, अति, अधि, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां, अधि। और याद रखना कितने हो जाएंगे, अधि एक है, अभी एक है, अनु, और लिख रहा हूं, देखिएगा, अनु एक है, अव एक है, अप, और एक है ये वाला अन, आधा वाला, याद रखना। तो ये मैंने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 उपसर्ग लिखे हैं, है 22। पर आ से शुरुआत होने वाले उपसर्ग जो हैं वो 8 हैं, और प से शुरुआत होने वाले उपसर्ग हैं 4। अभी कोई नहीं, अभी बता नहीं रहा हूं, अभी तुम बताओगे। 22 उपसर्ग हैं, मैंने 12 लिखे हैं। मैं अगले पेज पे कुछ लिख देता हूं, 12 हो गए। फिर एक काम करा, मैंने न से रिलेटेड देखा, नी, निर, निस। ना से रिलेटेड 3 उपसर्ग हैं, इससे ज्यादा उपसर्ग है नहीं बच्चे, 3। जब भी किसी शब्द में होगा उपसर्ग और ना शुरू में दिखा होगा, तो इन तीनों में से हो सकता है। तो 12 और 3 15 हो गए, यहां तक 15 पहुंच चुके हैं, 12 पहले थे, 15 ये। फिर क्या कर रहा हूं मैं? फिर 2 उपसर्ग और लिखता हूं, एक एक उपसर्ग और लिख रहा हूं। एक द से शुरू होता है, दुर और दुस। तो 15 और 2 17 हो गए, 17 उपसर्ग, 22 उपसर्ग हैं। इसके बाद लिख रहा हूं, सुनिएगा,
इसके बाद एक है उत, आधा उत, एक है उप, दो और बढ़ गए तो हो गए 19। लेकिन मैं यहां तुम्हें ऐसे क्यों कर रहा हूं, ये न अक्षर से रिलेटेड है, एक द अक्षर से रिलेटेड है। इससे पहले प से रिलेटेड बताए और आ वाले दिखाए। सुनते रहिएगा, अभी मैं सब सारे बता दूंगा, पहले देखिएगा ये लिखना पड़ता है। तो हो गए 19 उपसर्ग, बचे 3 उपसर्ग। अरे जब भी संस्कृत का उपसर्ग छांटे तो 22 ही उपसर्ग हैं, हिंदी और फारसी के आसान होंगे। और भी नोट करूं तो मैं लिखने जा रहा हूं 3 और बचे हैं। तो एक बचा है कहीं ना कहीं सु, एक है सम, स से रिलेटेड 2 उपसर्ग हैं, हो गए 21, और एक बचा वी, और ये हो गए 22। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं हमारी हिंदी में। तो ये मैंने कुछ लिखे, ये मैंने कुछ लिखे। मैं वापस पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ, और शुरुआत यहां से शुरू कर रहा हूं। तुम मुझे बताओ, ये मैंने उपसर्ग लिखे, कई बार मैं उपसर्ग पढ़ाने से पहले उपसर्ग लिखवा देता हूँ, उपसर्ग ज्यादा है ही नहीं, यही उपसर्ग हैं। तो चलो मैं शब्द दे रहा हूं, तुम मुझे बताइएगा, फिर टेस्ट लूंगा सीधा मैं। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं प्रदेश, क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है? क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है? बिल्कुल उपसर्ग है। और क्या उपसर्ग है बताइए, बताते जाना। प्र। और अगर मैं कहूं प्रसिद्ध, तो क्या इसमें उपसर्ग है? क्योंकि सिद्ध निकल गया, जो आगे लगा होगा वो उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग होता है। लेकिन बेटा कभी कभी एक दिक्कत आएगी, कभी कभी लिखेगा आपको प्रारंभ। क्या लिख देगा? प्रारंभ। ध्यान से सुनिएगा। और इस बार इसमें पूछेगा प्र उपसर्ग होता है या इसमें प्रा उपसर्ग है। अब प्रा का भी उपसर्ग होता ही नहीं है, संस्कृत के तो 22 ही उपसर्ग है, प्रा ही अकेला एक उपसर्ग होगा। पा से रिलेटेड 4 अक्षर के अलावा दिख नहीं सकते, 4 शब्द होते हैं। तो तुम इतना ध्यान रखना। कितने बच्चे जानते हैं इसमें प्र और मूल शब्द रंभ नहीं है, आरंभ, इसमें है आरंभ। क्या प्रा उपसर्ग है या नहीं है? ऐसे कई शब्द आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कई शब्द आ सकते हैं, मैं लिखता चला जाऊंगा। प्रारंभ, बात समझ में आ रही है? और भी शब्द अगर लिखूं तो बताइए। अगर एक शब्द कहूं, एक बार पेपर में आया प्रारंभ, अरे ऐसे उपसर्ग तो आसानी से निकाल लोगे। प्र देश का अर्थवान शब्द है, प्र सिद्ध का अर्थ है, पर कभी कभी मिक्स भी तो आएंगे। प्र आरंभ सबको मालूम है। अगर मैं कहता हूं प्राध्यापक, अगर मैं कहूं प्राध्यापक, तो आप निकाल लेंगे इसमें प्र उपसर्ग है, क्योंकि प्र उपसर्ग है या नहीं है। तो दो बात ध्यान से सुनो, उपसर्ग साफ दिखेगा, कभी कभी मिक्स आएगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? प्र निकाल लिया। चलिए दूसरा उपसर्ग बता रहा हूं, ये मुश्किल नहीं होता। कभी कभी आपको पूछेगा प्रतिदिन, क्या इसमें उपसर्ग प्रति है? क्या इसमें उपसर्ग प्रति है? तो बिल्कुल है प्रति। मैं एक एक करके पूछ रहा हूं। कभी कभी आपको पूछेगा कि प्रतिशत, कितने बच्चे जानते हैं शत माने 100, अर्थवान शब्द है। क्या प्रति दिख रहा है? तो जब जब प्रति दिख जाए, अच्छा इसमें प्र भी दिख रहा है, पर पहले बड़ा वाला उपसर्ग दिखा करो। प्रति इसमें है, प्रति इसमें है। लेकिन कभी कभी आपको एक शब्द आएगा प्रत्याश, प्रत्येक, फिर पूछेगा क्या प्रति उपसर्ग है? तो संस्कृत के उपसर्ग में लिख के इसलिए दिखा रहा हूं, संस्कृत के उपसर्ग कभी कभी मिक्स होते हैं, तो जज नहीं कर पाते इसमें प्र उपसर्ग है या नहीं है। तो देखिए, प्र भी उपसर्ग होता है और प्रति भी, और इसमें भी प्र दिख रहा है, पर ये अर्थवान शब्द नहीं है, तो प्र उपसर्ग नहीं हो सकता है। फिर क्या करेंगे? जब तुमसे ऐसा लगे प्रा उपसर्ग, प्रा होता है उपसर्ग, पर इसमें नहीं है क्योंकि अर्थवान शब्द नहीं है आगे, अर्थवान शब्द के तो आगे जुड़ा होगा उपसर्ग। तो तुम क्या करोगे? तुम फिर आगे बढ़ोगे, फिर तुम्हें अचानक दिखेगा अगर उपसर्ग नहीं निकल रहा कोई, तो आगे देखो क्या आधा अक्षर य के साथ है। जब भी प्र के साथ कोई भी आधा अक्षर हुआ, तो क्या करना है? आधा अक्षर या के साथ है तो तुम्हें इनके बीच से तोड़ना है बेटा, ये ध्यान रखना, बीच से। और बीच में से कैसे तोड़ोगे? तो सुनो भाई, इसे ध्यान से सुनना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आधा ता जब भी या के साथ आएगा, तो एक नियम लिख देता हूं मैं यहाँ। जब भी कोई आधा अक्षर, आधा ता हो, चा हो, टा हो, कोई भी आधा हो, और वो अगर या के साथ आ रहा है और तुमसे उपसर्ग नहीं निकल रहा शुरुआत में, फिर तुम आगे बढ़ोगे। अब उपसर्ग है ही नहीं क्योंकि मूल शब्द नहीं है, तो आगे बढ़ो। फिर आधा अक्षर या के साथ दिखेगा, तो तुम्हारा एक काम है आधे दाग को पूरा करना है, और जब तुम इनके इसके बीच से तोड़ना है तुम्हें, यानी इनके बीच से तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। तो आधा अक्षर या के साथ है तो आधे को पूरा करना है, पर इस आधे पे छोटी ई की मात्रा लगानी है, ये नियम मान लेना। लेकिन ये कब करना है? जब आधा नहीं हो, आधे के साथ या भी हो। जब आधा अक्षर य के साथ होगा तो आधे अक्षर को पूरा करना है और आधे पे कौन सी मात्रा लगा देनी? छोटी। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले प्र उपसर्ग नहीं था तो प्र तो लिख लिया, फिर देखा आधा अक्षर या के साथ है, तो आधा को ता को पूरा करा और उस पर कौन सी मात्रा लगा दी? छोटी। फिर डाला प्लस, तो पहले तो ता को कवर किया, फिर बारी आएगी य की,
या को अलग से ब्रेक करना है, या को अलग कर देना है। तो देखिए या के साथ क्या करना है तुम्हें, मैं इसे यण संधि से भी बता सकता था, पर तुम ऐसे पहचानो आदिता को पूरा कर दिया और ई की मात्रा लगा दिया। फिर या को नहीं लिखा जाएगा, या में जो मात्रा होती है उसको लिखा जाता है, और यहाँ पर मात्रा यहाँ पे क्या है, ए। तो सुनो मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, एक मैं या लिख रहा हूँ, एक मैं या लिख रहा हूँ, एक मैं ये लिख रहा हूँ, एक बड़ी ई, और एक लिख रहा हूँ यू और बड़ा यू, फिर छोटा ए और बड़ा ए, दो मात्रा लगा दी। फिर असली में ना या को नहीं लिखा जाता, उसकी मात्रा को। या में कौन सी मात्रा, अगर मैं खाली या पूछूं तो या के अंदर कौन सा साउंड निकलेगा, अगर बोलोगे थोड़ी देर तक, य आ। इस या के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ा आ। इस या के अंदर कौन सा है, ई। इस या के अंदर कौन सा है, बड़ी ई। अरे स्वर दिख रही है नहीं दिख रही है, सबको माल, अरे ई लिखा है तो बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ए एक मात्रा है तो छोटा ए, दो मात्रा है तो बड़ा ए, ये वाला बड़ा ए। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी या दिखाई दे तो या को निकलना, या कोई मात्रा को लिखना है। अब मैं लिखने जा रहा हूं, फिर दोबारा सुनो। इसमें प्र उपसर्ग नहीं है तो पहले प्र लिखो, प्र उपसर्ग नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या आधा अक्षर या के साथ है, इससे पहचानना। हाँ, तो तुम क्या करोगे, आदिता को पूरा करना और उस पर छोटी की मात्रा लगानी है। क्यों, क्योंकि वो या के साथ है। या के साथ जब भी कोई आधा अक्षर होगा उसे छोटी लगाओगे, और उसके आगे जो लिखा होगा वो लिख लोगे प्रति। फिर प्लस डालना, फिर कूद के इस पे जाना है। फिर या को नहीं लिखना, या की मात्रा को लिखना। या में आ है या ई है या ए है, ए है तो छोटा ए बड़ा ए, एक मात्रा है तो छोटा ए, दो मात्रा होती तो बड़ा, तो छोटा ए लिख देना, यानी या को नहीं लिखना, या की मात्रा को लिखना है। अब फिर लगाना क। तुम इस तरह से लिख के जाना। वेरी गुड, सबने लिख दिया ना। तो अब मैं कई सारे शब्द लिख रहा हूं, बताइएगा। प्रत्येक, कभी कभी तुम्हारे सामने होगा प्रत्याशा, क्या तुम इसे जज कर लोगे इसमें प्रति उपसर्ग है या नहीं है। अच्छा बेटे देखिए, प्र उपसर्ग नहीं है तो आधा अक्षर किसके साथ आया, या के साथ। जब प्र उपसर्ग ना निकले तो आगे बढ़ो, और आधा या के साथ तो नियम हमेशा ये बनेगा, आधा अक्षर कोई भी हो, चाहे ता हो चा हो कोई भी हो, पर वो या के साथ है तो आधे को पूरा करना और उस पर छोटी की मात्रा लगानी है। छोटी की क्यों लगेगी, क्योंकि वो या के साथ है। प्रति, और फिर या को नहीं लिखते थे, बताओ याशा लिखूं या आशा लिखूं, या का जो मात्रा है वो लिखना है, और ये हो जाएगा आशा। बात समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं ये चाहता हूं इन सभी शब्दों में प्रति उपसर्ग है या नहीं है। अगर मैं तुमसे एक शब्द दूं, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, तो क्या इसमें प्रति उपसर्ग है या नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी। पेन थोड़ा मोटा लूं, मोटा ही तो ले रहा हूं बेटा, कहाँ छोटा ले रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये वाले उपसर्ग बाद में लिख दूंगा, मैं इसे हटा लेता हूं, बाद में लिख दूंगा इसे, ठीक है। इसे बाद में लिखूंगा और जगह मिल जाएगी मुझे। आ वाले बाद में लिखूंगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इसे देखिए, आ वाले मैं बाद में लिख लेता हूँ, यहाँ जगह मिल जाएगी मुझे। मैं अगर कहूं प्रत्युत्तर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें प्रति उपसर्ग है, पहचानना पड़े प्रति उत्तर, ठीक है ना। चलिए खत्म। एक सुनो, परा, परा उपसर्ग कभी मिक्स नहीं आता, ये आसानी आता है। जैसे पराक्रम, पराभव, ठीक है, और भव, पराभव, भव माने होना। अगर परा दिख रहा है तो उपसर्ग परा लगा देना। जैसे कभी आ जाए परा काष्ठा, काष्ठा, काष्ठा उन्नति को भी कहते हैं, काष्ठ लकड़ी को भी कहते हैं। पर अगर परा दिख रहा है तो उपसर्ग निकाल दोगे परा। ये वाले उपसर्ग मिक्स आते हैं तो मैंने बता दिया, एक ये वाला भी मिक्स आता है पर ये आसान रहता है। पर देखिए परि उपसर्ग आसान नजर आएगा, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी होगा। जैसे देखिए मैं लिखूं परिचर्चा, ये सब निकाल लेंगे परि उपसर्ग है या नहीं है। अरे चर्चा का अर्थ है तो जो आगे लगा है वो उपसर्ग है। अगर मैं कहता हूं परिवेश, अपने कमेंट देखूंगा अभी मैं, सुनो, परिवेश, हाँ बिल्कुल पराजय भी हो सकता है। याद रखना, अगर परा नजर आ रहा है तो हो जाएगा उपसर्ग। इस चीज को ध्यान रखोगे तुम लोग, ठीक है या नहीं है। परा मैं सारे लिख के चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन देखिए परिवेश, पहली बात सुनो भाई, अगर तुम्हें परी दिख रहा है तो उपसर्ग परी होता है, याद भी रखना ये उपसर्ग। ये दिख भी जाए तो उपसर्ग हो जाएगा, चाहे आखिरी का शब्द तुमसे अर्थ से निकले या ना निकले। परी उपसर्ग है या नहीं है तो उपसर्ग है, पेश का अर्थ है। लेकिन कभी कभी आएगा पर्यावरण, पर्यावरण, तो यकीन करो बच्चे, कितने बच्चे जानते हैं या है, पा उपसर्ग होता नहीं है, प्रा होता तो देखता भी। लेकिन या से पहले ये जो ऊपर लगा है ये आगे लिखा जाता है, आधा रा है और आगे है। असली में इसमें भी क्या निकलेगा, परी, और फिर क्या निकलेगा, यावरण या आवरण, आवरण। समझ में आ रही है बात। अगर मुझसे कहेंगे पर्यंत, क्या इसमें भी उपसर्ग परी है, कभी कभी मिक्स आएंगे।
तो प और रा आधा है तो रा पे ई की मात्रा लगा देना क्योंकि या के साथ है, तो क्या हो जाएगा परी। अब यंत लिखूं या अंत, तो अंत। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इसे फोकस करना है। परिश्रम में भी होगा, परिश्रम भी है, बिल्कुल सही है। परी दिख जाए तो उपसर्ग निकालो, परा दिख जाए तो निकालो, लेकिन आपको इन शब्दों को भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये मिक्स आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं आगे बढ़ रहा हूं उपसर्ग में, जल्दी खत्म करने हैं। सुनिए, ये 4 बताएं 22 उपसर्ग हैं, इसे सुन लीजिए। ये 22 उपसर्ग हैं। एक और देखो, आ, अभी, अति। सुनो मैं लिखूंगा सारे, पहले मैं लिख दूं आ वाले, अब लिख रहा हूं, मिटा दिए थे मैंने। एक होता है अति, अ से रिलेटेड 8 उपसर्ग है अति। एक होता है अधि, ठीक है, अधि। और एक होता है अभी। मैं लिख रहा हूं कुछ चीज, अभी। ये लिखे मैंने 4, मैं 8 और लिखूंगा, ध्यान से सुनना। ये मैंने उपसर्ग लिखे कुछ, इधर भी लिख देता हूं। एक होता है, 4 हो गए। एक काम करो, एक है अनु, सुनते रहिए। एक है, लिख रहा हूं ये उपसर्गों के नाम। एक लिखा है अब, एक लिखा है अप, और एक लिखा है अन। याद रखिएगा ये शब्द। तो बस मैं लिखने जा रहा हूं, इसे सुनिएगा, इसे सुनिएगा। ये आसान उपसर्ग होता है, ये आसान उपसर्ग होता है। जैसे देखिए आ जीवन, क्या इसमें आ उपसर्ग है? तो जरूरत नहीं है, जीवन का अर्थ है तो आ उपसर्ग है। अगर मैं कहता हूं आ मरण, तो मरण माने मरना है, आ उपसर्ग है। ये उपसर्ग कभी मुश्किल नहीं होते, तो ये तो आसान है, इसे ज्यादा नहीं बता रहा हूं। साफ नजर आएगा इसमें आ उपसर्ग। हाँ, परोपकार में तो तुमने संधि कर दी बेटा। परोपकार में तो परा, मैं कह रहा हूं पराक्रम में परा दिखना चाहिए। पर और उपकार होगा, वो तो संधि कर रहे हो, परोपकार, दूसरों पर उपकार, इसमें नहीं होगा। पर परा नजर आए तो उपसर्ग निकालोगे, पराकाष्ठा, पराभव, पराश्रित, इस तरह से। चलिए देखिए, अब है अति। अति में देखो, अगर मैं कहूं अति, अति शीघ्र, यही लिख देता हूं, तो कितने बच्चे जानते हैं अति उपसर्ग है या नहीं है? और देखो एक दो वर्ड, अगर मैं कहता हूं अति रिक्त, तो क्या इसमें अति उपसर्ग है? आप अर्थ भी नहीं देखोगे जब ये उपसर्ग दिखेंगे। अरे संज्ञा वर्ड से विशेषण नहीं पहचान सकते, संज्ञा से मिलते जुलते विशेषण होंगे। संज्ञा विशेषण जो अगर शब्द है, तो अगर उससे मिलता जुलता कोई संज्ञा का शब्द निकल रहा है, तो संज्ञा का विशेषण, संज्ञा से बना हुआ विशेषण होगा वो। देखिएगा, कोई भी शब्द आप दीजिए एग्जाम्पल में। लेकिन एक काम करो, अति में कभी कभी आता है अत्याचार, तो एक काम करो सुनो, आ उपसर्ग नहीं है क्योंकि अत्याचार कोई अर्थ नहीं बनता। तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ेंगे तो आधा अक्षर या के साथ आए, एक नियम बांध लो, अगर उपसर्ग नहीं होता, नहीं निकल रहा है तुमसे, क्योंकि अर्थवान शब्द होना चाहिए अगर उपसर्ग है, तो आगे बढ़ेंगे तो आधा अक्षर किसके साथ आया? या के साथ। और मैंने नियम बताया, जब भी आधा अक्षर या के साथ होगे तो आधे आधे अक्षर को पूरा करके उस पर क्या करोगे? ई की मात्रा लगाओगे, यानी अति करना पड़ेगा आपको। ती, तो कुछ नहीं, अ और ता को पूरा करके ई लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो या के साथ है। या के साथ अगर कोई भी आधा अक्षर है उस पर ई की मात्रा लगा दो, फिर कूद कर इस पे आओ। फिर या को नहीं लिखना, या में जो स्वर है उसे लिख दो, याचार या आचार, तो आचार सब लगा लेंगे। एक बार पेपर में आया अत्यधिक, तो कितने बच्चे जानते हैं अ के बाद फिर आधा था और फिर या आ रहा है, तो क्या करोगे? अति और यधिक या अधिक, तो अति धन अधिक, ये भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वेरी गुड, शाबाश पूजा। तो तुम्हें 2 चीज मैं इसलिए करा रहा हूं, टाइम मैं क्यों दे रहा हूं इस पर, तुम सिर्फ इतना जानोगे। कभी कभी उपसर्ग साफ दिखेगा, अति दिख रहा है, अति दिख रहा है, पर इसमें भी अति है। अगर अ के साथ आधा त दिखेगा तो अति कर देना उसे, ठीक है? बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे। अगर मैं कहूं अत्यंत, तो आधा अक्षर त के साथ आया तो अति, और या नहीं लिखना, अंत लिख देना, बस खत्म, यही, ठीक है? एक काम करो, अधि भी हो जाएगा। अधि अगर मैं कहूं अधिकार, कार माने होता करना, पर अधि दिख रहा है, अधि दिख जाए तो उपसर्ग अधि है। अगर मैं कहूं अधि, अधिवक्ता, वक्ता माने बोलने वाला है, तो क्या अधि उपसर्ग है? ऐसे निकालना। लेकिन कभी कभी एक शब्द आएगा अध्यक्ष, कितने बच्चे जानते हैं आ के बाद आधा द दिखा और यह भी है, तो इस पे ई की मात्रा लगा देना, और क्या हो जाएगा? अधि। और या नहीं लिखते, या में जो मात्रा है,
यक्ष या अक्ष, तो आप इसमें कर देना अक्ष, क्योंकि या में से अ निकल जाएगा। अगर मैं कहूं अध्याय, ये ध्यान रखोगे जो जो शब्द दे रहा हूं, इसमें उपसर्ग आ के बाद अगर आधा ध भी आ रहा है लेकिन वो या के साथ हो, ये बात ध्यान रखना। अगर या के साथ है तो इस पे ई की मात्रा चढ़ती है और क्या हो जाएगा अधि, और क्या हो जाएगा आय, अधि आय, क्या हो जाएगा अध्याय। यहां तक बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोनों तरह के शब्द ध्यान रखना है, क्लियर कर लेना इसे। जितने मैं लिख रहा हूं जानबूझ के दे रहा हूं। अभी भी देखो एक उपसर्ग अभी भी लिख रहा हूं, जिसको कोई डाउट हो वो पूछ लेना। कभी कभी आएगा अभिमुख, अभिमुख, अरे जब पीछे से मुख अर्थवान शब्द निकलना है तो आगे अभी दिख रहा है, अभी उपसर्ग है। कभी और भी आएगा, एक बार आया अभिभाषण, अभिभाषण आ गया तो भाषण का अर्थ है तो अभी दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी कभी आएगा अभ्यास, इस चीज को ध्यान रखना, संस्कृत के उपसर्ग थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो कितने बच्चे जानते हैं अ फिर आधा भा और इसके साथ यह आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, भा पे फिर एक ही मात्रा लगानी है छोटी, क्यों? क्योंकि वो या के साथ है। फिर या को निकला, या में से कौन सा स्वर निकलेगा, यास या आस, आस, तो अभिधन आस निकल जाएगा। कई बार आपको मूल शब्द भी पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ अभिशाप, शाप शापित नहीं होता, अभिशाप भी हो जाएगा। जिस बच्चे ने ये कहा है कि अभिशाप, तो अभी दिख रहा है तो अपने आप निकाल दो, शाप शापित को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए एक शब्द और, अगर मैं कहता हूं अभ्युदय, तो कितने बच्चे जानते हैं आ के साथ आधा भा है और फिर यह भी है, तो आधा जो अक्षर है उसको पूरा बनाओ, फिर ई की मात्रा लगेगी, या लगा दो। वो क्यों? क्योंकि वो या के साथ है, आधा अक्षर या के साथ है तो ई की मात्रा जाएगी। और फिर क्या है, उदय, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैंने तुम्हें ये 4 उपसर्ग और करा दिए हैं, ध्यान रखना अ वाले। लेकिन अब उपसर्ग कौन से बचे हैं, ये 4। अब उपसर्ग कौन से बने बचे हैं, ये 4, याद रखना। अतिक्रमण भी हो जाएगा, शाबाश। इस बार मैं उपसर्ग ये वाले बता रहा हूं, ये वाले बता रहा हूं, देखो मैं साइड में रख देता हूं। 4 उपसर्ग और बचे हैं आके, 4 उपसर्ग और बचे हैं। एक बच्चा है अनु, एक बच्चा है अनु, एक बच्चा है अव, एक बचा है, सुनो, एक बचा है अन अव, एक बचा है अप, और एक बचा है, एक बचा है अन, आधा ना। तो देखिएगा मैं करने जा रहा हूं, सुनो। अगर मैं आपके सामने एक शब्द दूं, अगर मैं आपके सामने शब्द दूं अनुरूप, तो क्या अनु उपसर्ग है, क्या अनु उपसर्ग है? एक लिखो। अगर मैं कहता हूं अनुशासन, तो क्या इसमें अनु उपसर्ग है? इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन एक शब्द और सीख लो, ये मैं नियम सिखा दूं, एक नियम और है, एक नियम और है बेटा इसमें, कि अगर कभी कभी आ जाए अन्वेषण, तब इसमें क्या उपसर्ग है? तो इसमें भी अनु उपसर्ग है। एक चीज सुन लो, अगर मैं आपके सामने ये शब्द दे रहा था अभी, मैं ये वाले मिटा दूं क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिए हैं, ये मैं करा चुका हूं तुम्हें। या इधर देखिए, एक शब्द देखिए, अगर मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, मैंने अभी लिखा अभ्युदय, और मैंने कहा इसके अंदर अभ्युदय अगर मैं लिखूं तो इसके अंदर अ उपसर्ग नहीं है और आधा अक्षर या के साथ है, तो मैंने लिखा इसमें उपसर्ग निकलेगा अभी, इसमें उपसर्ग निकलेगा अभी। लेकिन पता है भ पे पूरा किया और इस पे ई की मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि या के साथ था, आधा अक्षर या के साथ था। पर इस बार उपसर्ग अ तो नहीं है, पर आधा अक्षर ही व के साथ है। नियम सुन लो भाई, आधा अक्षर अगर या के साथ है तो आधे पे ई की मात्रा लगाओगे। लेकिन कभी कभी एक नियम और बनता है कि उपसर्ग नहीं निकल रहा तुमसे क्योंकि ये अर्थवान शब्द नहीं है। फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आधा अक्षर व के साथ आया और यहाँ आधा अक्षर य के साथ आया। आधा अक्षर या के साथ आएगा तो आधे पे ई की मात्रा लगानी है। पर जब भी आधा अक्षर भ व के साथ आएगा तो आधे अक्षर को पहले पूरा करना है और उस पर ऊ की मात्रा लगानी है। फिर सुन लो, आधा अक्षर वा के साथ आएगा तो आधे को पूरा करना है और उस पर ऊ की मात्रा लगानी है। पर आधा अक्षर य के साथ आएगा तो आधे को पूरा करना है और उस पर ई की मात्रा लगानी है। या के साथ आएगा तो ई की मात्रा में जाएगा, वा के साथ जाएगा तो ऊ की मात्रा में। पर पहले लिखा मैंने नू, इससे आगे क्या था आ, वो भी लिख लो इसके आगे आ, तो क्या आ गया अनु। अब फिर इतना ध्यान रखना, फिर कूद कर इस पे जाएंगे। फिर वे को नहीं लिखते, वे में जो मात्रा है उसको लिखते हैं। जैसे या को नहीं लिखते, या में जो मात्रा है, या में कौन सी मात्रा ऊ, तो हम करते हैं ऊ
और फिर क्या है, द और य उदय, अभी उदय हो गया। ऐसे फिर वह को निकला, वह में कौन सी मात्रा है, एक ही, और एक मात्रा है तो छोटा ए है, तो ये जाएगा ए और जाएगा क्षण, अनुषण। याद रखना जब भी आधा अक्षर वा के साथ है तो आधा अक्षर पे ऊ की मात्रा लगती है, आधा अक्षर या के साथ है तो आधा अक्षर में ई की मात्रा। जैसे एक शब्द बताओ, अगर मैं कहूं अन्वय, तो आ उपसर्ग नहीं है, आधा अक्षर वा के साथ आया, आधा अक्षर वा के साथ, तो क्या करोगे, आधे को पूरा करके ऊ बना दिया मैंने, और इसके आगे अ भी है, अनु, अन की जगह कह दिया अनु, फिर प्लस डाला, फिर वा को नहीं लिखना, वा में कौन सा स्वर है, छोटा आ, फिर अय कर देना। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? अनु उन्मुख अलग चीज है बेटा, उन्मुख अलग है, इसे ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो सभी लोग, सुनो सभी लोग, मैं सब शब्द लिख देता हूं, इसमें दो शब्द और लिख लो तुम, अनुरूप में ही, अनु वाले शब्दों में, ये कई बार आता है। तो मैं अगर लिखूं अन्वय, तो इसमें भी अनु उपसर्ग है, अगर आधा अक्षर वा के साथ है तो ऊ की मात्रा में जाता है। और लिखूं अन्वेषण, तो इसमें भी अनु उपसर्ग है, इस चीज को ध्यान रखोगे तुम, इस चीज को ध्यान रखोगे तुम। अन्याय, अच्छा कई लोग कहेंगे सर अन्याय बताना, तो कई बार आप एक बार बताओ, आ उपसर्ग हो सकता है क्योंकि न्याय का ही अर्थवान शब्द है। पहले तो आ को देख लो, आ अगर उपसर्ग है तो न्याय एक मूल शब्द है या नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग मान लिया जाता है कई बार। तो न्याय जब अर्थवान शब्द निकल रहा है तो सही है, लेकिन अगर मैं जब अन्वय कहूं तो आ उपसर्ग है ही नहीं, क्योंकि ये शब्द ही नहीं है, इसे भी थोड़ा ध्यान रख लो। तो इसमें तो साफ पता लग जाएगा, अन्याय अन्याय, जो न्याय नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, ये तब करना है जब तुमसे उपसर्ग ना निकले, ये तब करना है जब तुमसे उपसर्ग ना निकले, तो फिर आधा अक्षर या और वा से पहचानो। बात समझ में आई प्रीति? समझ में आई? समझ में आई हो तो बताना, ठीक है। अब अच्छा देखिए, ये दोनों उपसर्ग आसान होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, अब अवमानना, क्या अव उपसर्ग है? कई बार आएगा अवशेष, ये उपसर्ग मुश्किल पड़ते नहीं है क्योंकि मिक्स नहीं आते, साफ दिखाई दे रहे हैं, तो अवशेष और अवमानना दोनों हो सकते हैं, इसकी इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। अप भी मुश्किल नहीं होता, जैसे अपयश, अपयश, अपकीर्ति, ये मुश्किल नहीं होंगे, तुम पहचान लेना। अपकीर्ति है ना, अपयश अपकीर्ति, इसमें मुश्किल नहीं होगी। सही है प्रीति? समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ध्यान रखना, जब अर्थवान निकल ही रहा है तो कर लो, नहीं समझ में आया तो कर लेना। एक अनुपसर्ग बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे देखिए अगर मैं कहूं अनुपजाऊ, इसमें कई बच्चे ना अनु निकाल लेते हैं, लेकिन कितने बच्चे जानते हैं इसमें ये दो शब्द से बना है अन, और दूसरा क्या है, उपजाऊ। याद रखना इन शब्दों को, यहां भी अनु दिख रहा है, यहां भी अनु दिख रहा है, पर देखिए आधा ना था और ये ऊ यहां चला गया, आधे ना में ऊ डालूंगा तो नू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अनुपजाऊ में अन उपजाऊ, आधा ना है, ध्यान रखोगे। कई बार आता है अनेक, तो अनेक भी दो शब्द से बना है, अन धन एक, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं इसमें दो शब्द दे रहा हूं, अनुपजाऊ, कभी कभी होगा अनुपयोग, कभी कभी होगा अनुपयोग। दिख रहा है सबको या बड़ा करूं? मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, देखिए दो तीन शब्द लिख देता हूं यहाँ अन के, मैं लिख रहा हूं अनुपयोग, इसमें भी दो शब्द है अन उपयोग, ध्यान रखना। और एक लिख देता हूं अनेक, अन एक, इन सभी में अन उपसर्ग है, थोड़ा देखिएगा। सर अनु क्यों नहीं, इसमें अनु नहीं निकलेगा, वो क्यों, अनु पजाऊ थोड़ी ना होगा, अन उपजाऊ, ऊ लग के अर्थवान शब्द निकले, अन उपयोग, अन एक। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो यहाँ अनु दिख रहा है तुम्हें, अनु रूप तो अर्थ निकल गया तो अनु उपसर्ग है, शासन निकल गया तो अनु उपसर्ग है, पर यहाँ अर्थवान शब्द नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। बताना मेरा जिम्मेदारी थी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हारा टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी एक पीडीएफ दे दूंगा, समझ लेना अच्छे से। तो अभी मैंने ये कुछ शब्द दिए और मैंने केवल 12 ही उपसर्ग बता पाया हूं तुम्हें। चलो आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इन उपसर्गों में, इनमें उपसर्गों में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए ये बचे बाकी उपसर्ग, ये बचे 12 हो चुके हैं। देखिए एक काम करो, नी उपसर्ग आसान होता है, निहित, अरे उपसर्ग है या नहीं, इसमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हित निकल गया तो नी उपसर्ग है। कई बार आएगा निवस्त्र, निवस्त्र, तो वस्त्र निकल गया तो नी उपसर्ग है, निवस्त्र, ठीक है या नहीं है? इसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रही है बात? यस और नो तो करो। हाँ हाँ अनुकूल में तो अनु उपसर्ग है, कूल माने किनारे। ऋतु अनु में अनुकूल पूछोगे ना तो कूल माने होते हैं किनारे, अनु उपसर्ग है, कुल के अनुसार अनु उपसर्ग माना जाएगा। पन अनु उकूल थोड़ी ना निकलेगा, उकूल शब्द निकलेगा नहीं, अर्थवान कैसे निकल जाएगा? इसमें तो अनु उपसर्ग है, याद रखिएगा इसे। निर कैसे निकलेगा सुनो, अगर मैं कहूं निर्धन तो कितने बच्चे जानते हैं धन निकल जाएगा, तो नी निकला और आधारा निकला निर्धन। अगर मैं कहता हूं निर्गुण तो क्या उपसर्ग निर निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा, निर्गुण। गुण निकल गया तो निर, लेकिन कभी कभी आ जाएगा निराशा, निराशा कभी कभी रा ऐसे नहीं दिखेगा ऊपर, ऐसे दिखेगा। मैं यहां लिख देता हूं निराशा, निराशा। तो राशा निकालू या आशा? आशा निकालूंगा तो देखिए आशा शब्द पीछे से निकाल लेना पहले, आशा अर्थवान शब्द है, पर आ इसके अंदर से निकाला, रा के अंदर से, रा में से आ गया तो आधा ही रा बचा, और उपसर्ग क्या बचेगा? निर। तो याद रखना कई बार ऐसे भी आएगा निर्गुण में निर, साउंड से पहचान लो, निर्गुण, निर्धन, निर आशा, और कई बार आएगा निर अपराध, तो निरपराध भी हो सकता है, निरपराध। याद रखिएगा इनको। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रहा है? ये क्लियर करता जा रहा हूं, पहले एक एक उपसर्ग पढ़ा रहा हूं इसीलिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दो उपसर्ग करा रहा हूं तुम्हें, और चाहता तो मैं पीडीएफ से करा देता, अभी भी आसान हो जाता जल्दी, लेकिन तुम सीखते ऐसे ही। देखिए निस पे सुन लीजिए, निस का बता रहा हूं मैं। अगर निस का सुनना चाह रहे हो तो निस का कैसे होता है, यहां कर रहा हूं मैं निस का, सुनिएगा। ये वाले उपसर्ग भी हटा लेता हूं, बाद में लिखूंगा 22 उपसर्ग जो बचे हुए हैं, इन उपसर्ग को हटाकर बाद में लिख देता हूं। तो देखिए निराशा, निरपराध, निर्गुण, मैं साइड में लिखता हूं इन शब्दों को, मैं साइड में लिख लेता हूं जिससे पता हो। निरपराध इसमें भी उपसर्ग है, और अगर मैं कहूं निराशा तो इसमें भी उपसर्ग है। अगर मैं कहूं निरुत्तर, निरुत्तर तो सही मायने में उत्तर शब्द निकल जाएगा और निर उपसर्ग है, ठीक है या नहीं है? निस को देखो, अगर मैं कहूं निस्संदेह तो कितने बच्चे जानते हैं संदेह का अर्थ है निस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पर देखिए हमारी हिंदी में सा ऐसा भी होता है, और श, श, सा, ये तीनों ही श होते हैं। मैं अगर लिखूं श, श, सा, ये तीनों ही सा के रूप हैं, पर जब भी ये आधे अक्षर दिखाई देंगे, जैसे मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, एक बार आया निश्छल, तो कितने बच्चे जानते हैं छल का अर्थ है, और आगे नी है, ये रानी, पर शाह इस बार ऐसा आया, तो चाहे ऐसा शाह आ जाए, ऐसा शाह आ जाए, या ऐसा शाह आ जाए, हमेशा छोटा ही सा लिया जाता है। तो निस्संदेह सा दिख रहा है तो निसी निकाल दो, इसमें निश ऐसे नहीं लिखा जाएगा, निश ऐसे उपसर्ग लिया जाता है, ये वाला उपसर्ग हिंदी में नहीं माना जाता। तो शाह का कैसा ही रूप हो वो ऐसा करना। और एक और शब्द मैं लिख देता हूं, जैसा मैं लिख देता हूं यहां निष्पाप, तो कितने बच्चे जानते पाप का अर्थ है, पर निस ऐसा ही स लिया जाएगा, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रखिए लिया में एक ही जा। हाँ निष्कंटक में भी स ऐसा ही होगा। तुम में से एक बच्चा पूछ रहा है सर ये बताइए निष्कंटक में कैसे लेंगे, तो निष्कंटक कई बार विसर्ग भी ले लेते हैं संस्कृत में, और हिंदी में तुम ऐसा ही लोगे, कंटक का अर्थ काटने वाला, और निश शाह ऐसा नहीं लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा? निस उपसर्ग, इसमें भी यही माना जाएगा। तो थोड़ा ये बात ध्यान रखना है तुम्हें, थोड़ा बात ध्यान रखना है। इसी तरह दुर और दुस भी होते हैं। अगर मैं कहूं दुर्गुण तो कितने बच्चे जानते गुण निकल गया तो दुर उपसर्ग है, दू है और अरा है दुर। अगर मैं कहता हूं दुर्गंध तो कितने बच्चे जानते गंध निकल जाएगा तो दू थोड़ी ना बचा, दुर बचा, दुर दू पूरा आधारा। लेकिन कई बार आएगा दुरात्मा, दुरात्मा कभी कभी मिक्स करके देगा तो आत्मा निकालू या आत्मा, आत्मा अर्थवान शब्द है, फिर बचेगा दुर। समझ में आ रही है बात सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ निस, निस माना जाएगा, ये ध्यान रखोगे तुम सब। हाँ निश्चित में भी, चित माने मन, निस उपसर्ग माना जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है निश्चित में भी कैसा जाएगा, तो देखिए निश्चित भी आ जाए ना तो असली में मात्रा च परी होती है, चित माने मन, और निश ये वाला निस उपसर्ग जाएगा इसमें भी, याद रखिएगा। विसर्ग नहीं लेना है, विसर्ग नहीं लेना, हालांकि संस्कृत में विसर्ग ले लिया जाता है,
हिंदी में ऐसे ही लिया जाएगा। एक दुष् को भी देखो, अगर मैं कहता हूं एक शब्द है दुशासन, अगर मैं कहूं दुशासन, तो देखिए एक दुशासन लिख रहा हूं, पहले मैं सा वाला दे दूं, और एक दे रहा हूं दुस्साहस। तो देखिए साहस का अर्थ है, तो दुस बचा है नहीं बचा, दुस ये वाला उपसर्ग दुस। लेकिन अगर ये वाला शा भी आएगा ना बेटा, शा का कैसा ही रूप आ जाए, शासन का अर्थ है, तो दुष ये ही लिया जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे भी आएगा दुष्कर्म, कई बार ऐसे भी आएगा दुष्कर्म। तो बताइए दुष्कर्म में कर्म निकल जाएगा, ऐसा शा आएगा तो दुष यही लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं जानबूझ के उपसर्ग बता रहा हूं, अभी संस्कृत के ही उपसर्ग ज्यादा बताने हैं, हिंदी और अरबी फारसी की तो अभी मैं बता दूंगा 2 मिनट में। कुछ उपसर्ग रह गए हैं संस्कृत के, वो भी कर लो, फिर मैं हिंदी के उपसर्ग एक लाइन में बताऊंगा, 10 ही तो है वो, तो वो ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी देखिए 2 उपसर्ग बचे हैं, एक तो सु और एक बचा है सम, एक बचा है उप, एक बचा है उत, और एक बचा है वी। तो कुछ नहीं करना, देखिए सुचारू या सुचारू भी कह सकते हैं, चारू माने सुंदर, लेकिन सु उपसर्ग है या नहीं है? कई कई बार आएगा सुयोग्य, तो सब जानते हैं इसमें, सब इसमें जानते हैं कि सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। दिख रहा है बेटा सबको? सबको उपसर्ग दिख रहा है? मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ जितने उपसर्ग हो चुके हैं। सुयोग्य, लेकिन एक शब्द बताओ सभी, कभी कभी आएगा स्वल्प, क्या इसमें भी सु उपसर्ग है? तो एक काम करना, जब आप उपसर्ग निकालो तो आधा अक्षर व के साथ है, मैंने 2 नियम सिखाए, आधा अक्षर कभी कभी या के साथ आएगा और आधा अक्षर कभी वा के साथ, पर आधा कोई भी हो, या और वा के साथ हो तो आधे को पूरा किया जाता है, और वा के साथ है तो ऊ की मात्रा जाएगी, आधे के साथ अगर यह है तो आधे को पूरा किया जाएगा, और या के साथ है तो इस पे ई की मात्रा जाएगी, ये बात बताइए। और यहाँ भी अगर उपसर्ग निकालोगे तो देखिए सब जानते हैं स्वल्प सूधन अल्प है, पर आधा अक्षर वा के साथ है या नहीं है, तो आधे को पूरा बना और उस पे ऊ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि वह के साथ है, फिर वह को नहीं लिखा जाता, वह की मात्रा को लिया जाता है, क्या हो जाएगा? स्वल्प। तो कभी पूछा जाए स्वल्प में भी उपसर्ग क्या है? सूधन अल्प। क्लियर है? कभी कभी आएगा स्वागत, तो ये भी तो जानते हो सूधन आगत है या नहीं है? आधा अक्षर व के साथ है तो निकाल सकते हो सु और वागत या आगत, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तुम, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तुम, ठीक है? ये मैंने बता दिया, तो मैं वहां लिख रहा हूं, स्वल्प भी बता दिया और स्वागत भी बता दिया। क्लियर है? मैं सम का बता रहा हूं, ये सबसे आसान है। अगर मैं लिखूं सम्मुख, तो इसमें सब निकाल लेंगे, मुख निकला तो सम उपसर्ग है आगे, अरे उपसर्ग आगे तो होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आएगा बेटा संसार, तो देखिए सार का अर्थ होता है कंप्लीट, लेकिन जब भी इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो सा को लिखते हैं और अंकी बिंदी को मां में कन्वर्ट कर देते हैं, और सार इसमें मूल शब्द हो जाएगा। तो जब किसी अक्षर पर अंकी बिंदी दिखाई देगी तो वो मां में कन्वर्ट होती है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख दूं, अगर कभी आए संदेह, संदेह, तो सम दे, दे माने शरीर। अगर मैं कहता हूं संशय या संचय, चय माने इकट्ठा करना, तो सम चय, इस तरह से इसमें उपसर्ग निकलेंगे। सुंदर कैसे हो जाएगा? सुंदर को ऐसे निकाल लोगे, सुंदर तो ऐसे लिखते हैं, तो ये थोड़ा ना होगा सुमधनधर, वो अनुस्वार में नहीं लिखा जाता सुंदर, ठीक है या नहीं? और है तो निकाल लेना आप, अगर कभी अनुस्वार में लिखा जाएगा तो निकाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द अर्थवान वाले देगा तुम्हें। एक उत भी देखो, उत भी आसान है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, उत्पन्न, पन्न माने उत्पन्न होना, तो देखिए एक काम करो, जब तुम्हें उत दिख रहा है तो उपसर्ग निकालोगे। कभी भी आएगा उत्पत्ति, पत्ती माने उत्पन्न होना ही होता है, पर उत दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो जब उत दिखाई दे तो उत उपसर्ग निकालोगे। उत वाला बता दिए, एक उप वाला रहेगा, इसे देखिए उप वाला ही बता रहा हूं। कभी आए उपहार, तो उप मुश्किल नहीं होता, बता दोगे उपहार, उप, ठीक है या नहीं है? और कभी आ जाए उपयोग, तो इसमें भी उप उपसर्ग है। समझ में आ रही बात या नहीं? मैं ज्यादा मुश्किल कर नहीं रहा हूं इस क्लास को, समझ लेना। हाँ संयोग में भी चला जाएगा बेटा, संयोग में भी चला जाएगा। तो उत दिखे उत्पत्ति उत्पन्न, पर उत का कभी कभी ऐसा भी शब्द आता है, देखिए कभी तुमने सुना है उन्नयन,
ये दो शब्द से बना है, उत और नयन। तो जब भी दो लगातार से शब्द आएंगे ना, बेशक चाहे यहां ना दिखे, ये ता में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये संधि से आता है अगर देखा जाए। तो तुम एक काम करोगे, अगर शुरुआत ऊ से हो रही है तो ऊ से रिलेटेड दो ही उपसर्ग है, एक तो उत और एक उप। उप साफ दिखता है या नहीं है? और जब भी अगर त ना दिखाई दे, कोई अक्षर हो, तो दो लगातार शब्द होते हैं तो पहला वाला त में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कभी आए उज्ज्वल, अगर कभी आए उज्ज्वल, दो लगातार शब्द हैं तो ये भी दो शब्द से बना है, उत और ज्वल। तो तुम एक काम करोगे, जब लगातार से दो शब्द आ जाएंगे और ऊ से शुरुआत होगी तो उसमें उत उपसर्ग निकालेंगे, उसमें उपहास में भी हो जाएगा। और देखिए एक वी उपसर्ग तुम जानते ही हो, वी उपसर्ग और बचा है, इसे भी देख लीजिए। वी उपसर्ग कैसे निकलेगा? जैसे अगर मैं कहूं वियोग, तो इसमें उपसर्ग है या नहीं है? वी उपसर्ग। और बच्चे कभी कभी आ जाए विदेश, तो उपसर्ग वी जान लोगे तुम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है इसमें? हाँ, उपयुक्त में उप उपसर्ग है, पक्का उपसर्ग है उप, ठीक है ना? तो मैंने कुछ निचोड़ सा बताया आपको, ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। फिर भी जल्दी से कोशिश की है, एक काम करोगे, इस बार पीडीएफ में मैं हिंदी के यहाँ बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो मैं उपसर्ग लाया था, मैं पूछ यहीं बता देता आपको, पर मैंने थोड़ा सा अच्छे से, एक हिंदी के उपसर्ग यहीं सीख लो सभी बच्चे, अब आसान है, हिंदी के उपसर्ग यहीं सीख लो। देखिए अन हिंदी का उपसर्ग होता है, याद रखोगे हिंदी के 10 उपसर्ग है, मैंने 9 लिखे हैं यहाँ। क्या उपसर्ग है? अन। तो देखिए ये हिंदी के उपसर्ग मुश्किल नहीं आते, पढ़ निकल जाएगा तो अनुपसर्ग है, जान निकल जाएगा तो अनुपसर्ग है, ये मिक्स नहीं आते, साफ दिखाई देंगे। अद भी हिंदी का उपसर्ग है, जैसे मरा निकाल दू तो अधमरा, पका निकाल दू तो अधपका, इसे ध्यान रखना। ऊ भी उपसर्ग है, जैसे देखिए जड़ना, उजड़, कई बार यहीं तक क्रिया बना ली गई है, लेकिन जड़ जो है वो मूल शब्द है। और चक्का, उचक्का, चक्का माने चक्र चलाना, चक्का जो होता है, तो ऊ जो है वो उपसर्ग माना जाएगा इसमें। उन भी उपसर्ग होता है, इस बार लिखा मैंने उन, उतने ही उन। और देखिए 19 29 सुन लीजिए, उनका अर्थ होता है एक कम, एक कम। और अगर मैं लिखूं 29 तो इसका अर्थ है 30 में एक कम। कई बार ये आधा भी नजर आए तो 19 माने होता है असली में 20, 20 में एक कम। जब संख्याएं दिखेंगी 19 29 39, उसमें उपसर्ग क्या निकलता है? उन। ये हिंदी का उपसर्ग याद रखना। कभी कभी अ उपसर्ग बनता है, औगुण औगढ़, इसमें औ उपसर्ग है। जब औ दिखाई दे किसी शब्द में तो उपसर्ग हो सकता है, पर पीछे वाला शब्द अर्थवान भी होगा, इसे यही ध्यान रखिएगा आपको। कु, कुरूप, कुपुत्र, कु भी उपसर्ग हो सकता है। चौ, ये गिनती में आ जाएगा, जैसे उन गिनती में आता है। चौराहा, चौरंगा, तो देखिए चौराहा, चौमासा, उपसर्ग है या नहीं है? पंच भी गिनती का होता है, पचरंगा, पंचमेल। और एक पर जो होता है वो हिंदी का उपसर्ग माना जाता है, पर दिख रहा है, हित, परदेसी। इन उपसर्ग को थोड़ा ध्यान रखोगे तो वीडियो जरूर देखोगे तुम लोग। बेटा एक जल्दी पढ़ा रहा हूँ, सारे उपसर्ग डिस्कस किए मैंने, आप मुझसे कह रहे हैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। लोग इसे पीडीएफ में बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं। क्या 22 उपसर्गों का जिक्र नहीं किया मैंने? और यहाँ मैं 10 उपसर्ग एक क्लास में फिनिश कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल नहीं होता, आगे ही तो जुड़े होंगे उपसर्ग। मैं क्या एक एक चीज को तुम्हें क्लियर किया है, फिर भी इतना ध्यान रखना। और ये मैंने बहुत टाइम दिया इसमें, लोग इसे उपसर्ग प्रत्यय दोनों को साथ करा देते हैं। मैंने तो खाली आपको उपसर्ग किया प्रियंका, और इस वीडियो को साफ तरीके से देखना अच्छे से। ये मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं, इसे पढ़ेंगे आप, ज्यादा काम तुम्हारा पढ़ने का है। ये सारे उपसर्ग देखोगे, एक पीडीएफ भेजूंगा, उसको पढ़ने की कोशिश करना। बात समझ में आई? एक और करो, देखिए कुछ विदेशी उपसर्ग है जो 19 है, मैं कुछ लाया हूं, सारे नहीं, इसे देखिए, आपको पसंद आने, समझ में आने चाहिए। ये रहा बे उपसर्ग, इसका मैंने ये अर्थ लिख रखा है, पर देखिए बेघर, क्या इसमें बे उपसर्ग है या नहीं है? हिंदी के और अरबी फारसी के उपसर्ग मिक्स नहीं आते, साफ दिखते हैं, यहाँ साफ दिखेंगे हिंदी में भी, पर संस्कृत में कुछ मिक्स आते हैं, उसको बता रहा था मैं, थोड़ा डिटेल में जो लेके गया हूं थोड़ा सा। ये मुश्किल नहीं है। अरे बेघर, बेदर्द, बेवफा, बेकाम, क्या ये उपसर्ग नहीं है? काम निकल गया तो उपसर्ग बे नहीं है? बेकारा, ये भी तो उपसर्ग है। देखिए दर उपसर्ग है अरबी फारसी का, इस बार अरबी फारसी के उपसर्ग कर रहा हूं विदेशी। तो दर असल, दरबार, उपसर्ग है या नहीं है? बा उपसर्ग होता है, इज्जत में बा लगाया, बा इज्जत, अदब, बा अदब।
कई बार कम, कम माने बहुत प्यारा, कम माने वैसे प्यारा भी होता है। जैसे देखिए कम उम्र, कमजोर उपसर्ग है या नहीं है। कई बार ला, ला का अर्थ है परे या बिना, पर ला उपसर्ग है इसमें। इलाज निकाल लूं तो लावारिस, तो ला इलाज, और वारिस निकाल दूं तो लावारिस। इसमें मुझे बताना क्या है, शब्दों के आगे ही तो उपसर्ग होगा, बाद वाला शब्द अर्थवान है। ठीक है, न उपसर्ग है, पसंद निकाला तो ना पसंद, काम निकाला तो न काम। हर उपसर्ग होता है, हर दम, हर हाल, हर नजर आया तो उपसर्ग है। कई बार आएगा हर रोज, अगर ये भी आ जाए तो इसमें उपसर्ग है, और वो भी किसका है, अरबी फारसी का, ये ध्यान रखना। तुम्हारे पेपर में गद्यांश आएगा और गद्यांश में एक शब्द आएगा, और आप मुझसे ये पूछना है कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है। इसे और क्या डिटेल में पढ़ाऊं बच्चे में। ठीक है, खुश, क्या खुश उपसर्ग, खुश नुमा, खुशबू, क्या खुश दिख रहा है, उपसर्ग है। बद किस्मत, बदबू, इसमें उपसर्ग है। इस चीज को ध्यान रखना। और देखिए सर, सरपंच, सरदार, मैं इतने ही उपसर्ग बता रहा हूं, उपसर्ग और भी हैं इसके। हिंदी का वीडियो एक बता दीजिए सर, कौन सा होता है हिंदी का वीडियो। हिंदी के विसर्ग अभी तो बताए मैंने। ये रे अरबी फारसी के दिखा रहा हूं ना, तुम यहाँ वीडियो रोक के देखना क्या लिखा है ऊपर, पढ़ो। हिंदी के उपसर्ग बताए तो हैं, अन, अध, उ, उन, औ, ये भी बताए तो हैं। ये हिंदी के उपसर्ग हैं, लगभग 10 उपसर्ग होते हैं। मैंने 9 इसमें डिस्कस कराए तुम्हें। भर भी उपसर्ग होता है, जैसे भरपेट, भरपूर। ठीक है, नहीं ये रहे हिंदी के उपसर्ग। ये क्या कर रहा हूं मैं, उपसर्ग ही तो दे रहा हूं। ये विदेशी है यानी अरबी फारसी के उपसर्ग। ये जो हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें, यही तो मैं बता रहा हूं। मैंने 10 डिस्कस कर दिए थे, इसे देखना, इसे तुम खुद पढ़ोगे। फिर भी देखिए ब उपसर्ग है, ये इसका मैंने अर्थ लिख रखा है बा का, पर क्या ब खूबी, बतौर, बशर्त, क्या ब दिख रहे हैं आगे, उपसर्ग है या नहीं है। बिला, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून, उपसर्ग बिला होता है। बेश कीमती, बेश कीमत, बेश उपसर्ग है। नेक नियत, नेक नाम, उपसर्ग है। नेक राह, नेक दिख रहा है तो उपसर्ग छांटो इसमें। एन वक्त, एन मौका, एन जगह, क्या एन उपसर्ग है इसमें। हम सफर, हम राज, हम दम, क्या हम उपसर्ग है इसमें। अल, अल गजर, अल विदा, अल हिलाल, क्या अल उपसर्ग हो सकता है। तो ये याद भी होने चाहिए तुम्हें, ये तो तुम्हें याद करने हैं। गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर कानूनी, गैर दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें। हेड मास्टर, ये कुछ ना देखिए 18 19 तो अरबी फारसी की दे रखे हैं, पर कुछ इंग्लिश के उपसर्ग भी इसमें डाल देते हैं हेड मास्टर में, क्योंकि विदेशी उपसर्ग हैं ये। अरबी फारसी तो मैंने लिखा, पर अरब फारस विदेश के शब्द थे, तो विदेशी उपसर्ग में इंग्लिश भी है। जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हाफ कमीज, हाफ पेंट, सब रजिस्टर्ड, सब कमेटी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, क्या ये उपसर्ग है या नहीं है। तो मैंने उपसर्ग यहाँ लिख के दिए हैं। आज की क्लास में यहीं फिनिश करूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी। पर उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगा होगा। संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं, वो याद होने चाहिए और निकालने आने चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग मिक्स भी होंगे, साफ दिखाई देंगे, ये जिम्मेदारी आपके, थोड़ा से देखो। बाकी हिंदी और फारसी के उपसर्ग मुश्किल नहीं होते, और बहुत कम आते हैं, बहुत कम भी आते हैं। ज्यादातर तुम्हें संस्कृत के उपसर्ग देगा। क्लियर हो गई मेरी बात। सर हिंदी में बस 9 ही बताएं, बेटा 9 बताएं, लेकिन कई बार ना 9 से ज्यादा संख्या भी होती है अगर देखी जाए, पर आप इन 9 को समझ लीजिए। मैं फिर भी बता देता हूँ कौन सा नहीं बताया, लो लिख लीजिए। अगर आप, वैसे टाइम हो चुका है आपका, और भी क्लासेस हैं यहाँ। तो देखिए 10, ये लिख 10 तो दे दिए हिंदी के, ये रहे 9 का बताएं, पूरे 10 तो हैं, ये रहा भर 10 तो लिख दिए पूरे, मैं गिन के बता देता बाद में। ये 10 लिखे तो हैं आपको, ये 10 लिखे तो हैं आपके। अन, अद, उन, ये सारे 10 नाम तो लिख दिए हिंदी के उपसर्ग। तो आप, हाँ पीडीएफ तो अपलोड करा ही रहा हूं मैं, हर किसी की पीडीएफ अपलोड। अब पीडीएफ थोड़ी अच्छी दूंगा, डीप दूंगा, उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें होंगी, पढ़ना है। पर जितनी बात मैंने तुम्हें बताई है वो समझ में आ जाएंगी उस पीडीएफ से। पीडीएफ ले लेना बोल दूंगा मैं, ठीक है भाई। शुक्रिया सभी का। तो कोई दिक्कत, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसे देखना, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज रहा हूँ। अनेक में अनु कैसे हो जाएगा, अनेक में अनु उपसर्ग है बेटा। एक तो समझ नहीं आता तुमने क्या पढ़ा है। अनेक, अनेक 2 शब्द से बना है, अन और एक। ये अनु नहीं लिख रहा हूं, आधा अक्षर बनाया ना,
इसमें अन उपसर्ग है, इसमें क्या उपसर्ग है, अन, और एक अन उपसर्ग है, अनु कैसे हो जाएगा, अनु तो गलत है, अनु उपसर्ग तो गलत है, अन है इसमें, और कैसा अन है, आधा ना, ये वाला अन उपसर्ग है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।